हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो गुरु से जुड़े हुए हैं या सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को बहुत सारी बधाई। आपके एग्जाम्स हैं और उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लगातार कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत खुशी की बात है। आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो गुरु अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे सेक्शंस में चीजें डिवाइडेड हैं, ईजी हैं, आपकी अप्रोच बढ़िया हो जाएगी। लेकिन आपसे सिर्फ एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जितनी भी चीजें पढ़ते हैं आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे बन पाएगा। वंस अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि सेटिंग अरेंजमेंट और पजल एक ऐसा सेक्शन है जहां पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई एक ट्रैक या फॉर्मूला, सेट फॉर्मूला नहीं है कि उस फॉर्मूले को इख्तियार कर लिया और हमें क्वेश्चन जो है वो बनने लगे। ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन होता है जब हम बात सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की करते हैं। और उन्हीं चीजों से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने टाइप के क्वेश्चंस, वैरायटी क्वेश्चन, कोशिश करेंगे कि हम भी हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रख पाए, और वो प्रयास हमारा सफल भी हो रहा है। आप धीरे धीरे वीडियोस को देखते रहिए। हम लोग फिटिंग अरेंजमेंट में रो की सिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सिंगल रो, जैसा कि आपको पता है, सिंगल रो और एक डबल रो। सिंगल रो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें एक सिंगल रो एक डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन फेसिंग, मिक्स, मतलब कुछ लोग ऐसा हो कि नॉर्थ में फेस कर रहे हो और कुछ साउथ नॉर्थ, ऐसा करके। एक ऐसा भी आपने देखा है कि इनके साथ वेरिएबल्स। इसमें एक और चीज आती है जिसमें अनसर्टेन, नंबर ऑफ पर्सन। ये आपको जब एडवांस लेवल करेंगे तो उसमें मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो सिंगल रो से फ्रेम होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डबल रो की, या फिर आप कहें पैरेलल रो। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पैरेलल रो की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल रो में आप इस बात का ध्यान रखना कि यहां पे नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होते हैं। सामान्य रूप से आने वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है कि आमने सामने बैठे हुए लोग एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे होते हैं, और इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना मुश्किल ज्यादा नहीं होगा। आप इजिली इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं और वे सभी के सभी अलग अलग चीजों से रिलेटेड हों। जैसे अलग अलग कलर पसंद है, अलग अलग कार पसंद है, अलग अलग घड़ी, पेन, कुछ भी हो सकता है, और उससे रिलेटेड एक वेरिएबल बढ़ता है और फिर ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आइए चलते हैं, इसके क्वेश्चन को करेंगे। अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि जब भी नॉर्थ फेसिंग होगा तो राइट किस तरफ जाएगा? इधर जाएगा। और लेफ्ट किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको राइट और लेफ्ट दोनों देखना पड़ेगा। आप देखो यहां पे राइट किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। और इधर लेफ्ट किधर जाएगा? तो जब भी आपका दो रो आएगा, नॉर्थ और साउथ फेसिंग आएगा, तो उस कंडीशन में आप राइट और लेफ्ट को कंसीडर करना है, क्योंकि दोनों में अलग अलग चलेगा। करेक्ट है? अब अगर आपको यह पता है तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपके सामने है। 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person। दो रो हैं। रो 1 में कौन कौन लोग हैं? A B C D E F। और रो 2 में कौन है? P Q R S T और V। सभी के सभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। जो लोग रो 1 में हैं वो किधर फेस कर रहे हैं? साउथ की तरफ। जो रो 2 में है वो किधर फेस कर रहे हैं? नॉर्थ फेसिंग है। अब कई बार ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जहां पे ये लोग तो दिए जाएंगे 12 लोग, लेकिन ये डिसाइड करके नहीं बोलेगा कि कौन वो लोग हैं जो नॉर्थ वाली रो में बैठे हुए हैं, कौन लोग वो हैं जो साउथ फेसिंग वाली रो में बैठे हुए हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। हालांकि यहां पे दैट इज वेल डिफाइंड कि रो 1 में कौन से लोग हैं और रो 2 में कौन से लोग बैठे हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब देखो, therefore in the given sitting arrangement each member seated in row faces another member of other row। एक रो में बैठे हुए लोग जो है वो दूसरे रो में बैठे हुए लोग के 1 by 1 फेसिंग पे, मतलब आमने सामने।
और फिर उसके बाद आपके सामने इंफॉर्मेशन है, इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़े, इसी को हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, 12 लोग दो समांतर पंक्तियों में बैठे हुए, 6 लोग दोनों पंक्ति में बैठे हुए, ए पंक्ति बी पंक्ति वो आपके सामने रखी गई और फिर ये आपके सामने वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी रखी गई। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपसे कहा कि भाई आप लाइन मत ड्रॉ करना, तो क्या यहां पे वो चलेगा? बिल्कुल। यहां पे भी मेरी रिक्वेस्ट आपसे, ये देखो 6 लोग हैं। एक तो तरीका ये है कि सामान्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 6 इधर बनाएंगे और 6 इधर ड्रॉ कर देंगे और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। हमारा मकसद कतई आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं है, कुछ छोटे मगर मोटे पॉइंट्स को यहां पे बताना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए जा सकते, बात ये भी। अब अगर ऐसा बनाते हैं तो आपके लिए मुश्किल है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अब आप सोच रहे होगे वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, और ये कौन से रो की बात है? 2 रो की बात है, और वो किधर फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो अब रो 2 जो है वो हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां पे अगर देखें तो स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा था, पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, और ये किस रो का है? रो 2 का बनता है। किधर फेस कर रहा है? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पे अगेन वो चीज हम नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो एस हमने यहां बना लिया, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पे किसको बना लिया? पी को बना लिया। अब लिखा हुआ वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अब देखो यहां पे अगर हम लोगों ने 4 लोगों को बना लिया है तो इसके ऑपोजिट में भी ये 4 प्लेस हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। अब एक बात यहां पे सबसे जरूरी है जो समझने वाली, कि अगर हम इसको पहले एक लाइन बनाते और उस पे 6 लोगों को पहले से डिफाइन कर देते, तो फिर ये नहीं डिसाइड कर पाते कि एस को यहां पे रखें, यहां पे रखें या फिर यहां पे रखें, और फिर हमें प्रॉब्लम होती। तो यहां लिखा है एस फेसेस बी। अब देखो आगे बढ़ाते इसी को, एस किसको फेस कर रहा है? बी को फेस कर रहा है। ये सारे के सारे किधर देख रहे हैं? साउथ की तरफ, और ये देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, करेक्ट। तो हमने बनाया वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस फेसेस बी। अब क्या लिखा हुआ है? एफ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आगे क्या लिखा हुआ है? डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब देखो ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इसके साथ इंटरलिंक नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब हमें पता है सी यहां पे 1 2 3, यहां पे कौन आएगा? डी आएगा। ये ऐसा बनेगा, एक ग्रुप हमने बना लिया। फिर आगे लिखा हुआ है आर फेसेस सी, और सी के ऑपोजिट में कौन आएगा? आर आएगा। तो हमने उसके तुरंत नीचे क्या बना लिया? आर को बना लिया। अब आर फेसेस सी, फिर कह रहे द वन फेसिंग ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। अब ये एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो क्या कह रहा है? द वन, देखिए, द वन फेसिंग ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, मतलब पी के राइट में जो 1 2 थर्ड बंदा है वो किसके ऑपोजिट में है? ई के ऑपोजिट में। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और हो गई, करेक्ट है। फिर क्या लिखा हुआ है? B and P do not sit at the extreme in the end of the line. अब देखो B और P जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। इसका मतलब B कि इस तरफ कम से कम एक व्यक्ति बैठेगा, और इसका मतलब यहां पे भी एक व्यक्ति कम से कम बैठेगा। अब लिख रहे B and E, क्या लिखा हुआ? B and P does not sit at the extreme end of the line. फिर देखो T is an immediate neighbor of, T is not an immediate neighbor of V and A is not immediate neighbor of C. C के पड़ोस में कौन नहीं आएगा? A नहीं आएगा। अब बात यह आती है कि इसको लेके जाके हमें यहां पे सेट करना है, और उस डेटा को भी हमें यहां पे सेट करना है। तो अगर C और R, ये जो D बना हुआ है, इसको हम लोग एक और जगह पे बना के देख लेते हैं। यहां पे देखिए इंफॉर्मेशन हमारे पास, इसी को जो बनाया हुआ है इसको एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको यह दिखा पाएंगे कि कहां पे गलती हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो इस जगह पे हमारा S है, यहां पे S बनाया, यहां पे B बना लिया, और उसके दोनों तरफ एक एक बंदा बना लिया। और फिर देखो आप देखें तो V इस जगह पे आएगा,
करेक्ट है। इस वाले इंफॉर्मेशन में अगर सी और डी को हम लोग फिट करने की कोशिश करें तो एक चीज समझो, सी को अगर यहां पे रखें तो 2 के गैप के बाद डी, 1 2 के गैप के बाद 1 2 के गैप के बाद डी, यहां पॉसिबल है नहीं, तो सी यहां पे नहीं आएगा। सी को अगर यहां रख दें तो 1 2 के गैप के बाद डी यहां पे पॉसिबल है, करेक्ट। अब अगर सी को यहां पे रखा तो उसके ऑपोजिट में किसको रखना पड़ेगा, आर को रखना पड़ेगा। बात समझ में आती है। अब आर को यहां पे रखेंगे तो एक चीज और देखो, पी और ई के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखो 1 2 3 4 5 लोग हो गए। और अब मान लो हमें पी को रखना है तो पी को हम एक्सट्रीम एंड पर नहीं रख सकते, मतलब यहां पे नहीं रख सकते, तो इसका मतलब ये हुआ पी को हमें यहां पे रखना पड़ेगा और फिर 1 2 के गैप के बाद यहां पे हम ई को रख सकते हैं, मतलब इसके ऑपोजिट में ई को रख सकते हैं यहां पे, मतलब इसके ऑपोजिट में हम ई को रख सकते हैं। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखिए, इसमें लिखा हुआ था डी एंड सी, उसके ऑपोजिट में आर हो गया, फिर देखो पी यहां पे रखा 3 का गैप, उसके ऑपोजिट में ई को रख दिया। अब देखें टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, टी जो है वी का पड़ोसी नहीं है, तो टी कितना कहां पे आ गया, उस कंडीशन में टी को हम यहां पे रख देंगे। और आगे देखें ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, अब देखो ए को रखने में दिक्कत होगी, ए को या तो यहां पे रखिए या फिर इस जगह पे रखिए, दोनों ही जगहों पर ए क्या हो जाएगा, सी का पड़ोसी हो जाएगा। प्रॉब्लम यहां पे आई, मतलब ये जो कैंसिल हो गया, सीधी सी बात ये है कि भाई मैं सी को यहां पे नहीं रख सकता, ना ही यहां पे रख सकता हूं, दो जगह हमारी पहले से सी के लिए कैंसिल हो गई, देखो यहां पे और यहां पे नहीं रख सकता। अब सी को हम लोग कहां पे रख सकते हैं, इस जगह पे अगर सी को रखें, भाई लास्ट के 2 जगह पे यहां पे नहीं रख सकते क्योंकि 1 2 के गैप के बाद डी आना चाहिए, जबकि बी आ रहा है, यहां पे रख दिया तो 1 2 के गैप के बाद यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, वो एक पॉसिबिलिटी हमने जो बनाई यहां से लेकर यहां तक डी यहां पे रखा तो हमें प्रॉब्लम आ गई आगे। अब अगर हमने सी को यहां पे रखा गलत हो गया तो सी को यहीं पे रखेंगे और यही एक ऑप्शन बनता है। अब सी को अगर यहां पे रखा तो 1 2 3 4 और 5 लोग पहले से बने हुए हैं, यहां पे हमने लाइन बढ़ा दी, एक छठा व्यक्ति इसका मतलब इधर ही आएगा, इस तरफ हमने बना दिया, करेक्ट है। अब देखो सी यहां पे रखा तो डी को हमने कहां रखना पड़ेगा, इस जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या बोला गया था देख लो, और सी के ऑपोजिट में कौन रहेगा, आर आ जाएगा, करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन, सी के ऑपोजिट में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब देखो पी और ई को हमें रखना है, पी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है ऐसा बोला गया, यहां पे देख लो, पी डज नॉट सिट एंड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, पी लाइन के एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठता, तो भैया पी को यहां पे रखेंगे और फिर बोला गया पी के राइट में थर्ड वाले व्यक्ति के सामने ई है, तो देखो पी यहां पे रखा 1 2 3, तीसरा ये व्यक्ति है और इसके सामने कौन आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो ई को यहां पे रख दिया। समझना बात को। आगे एक स्टेटमेंट जो बोला गया था, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, टी वी का पड़ोसी नहीं है, तो टी को हमने यहां पे कैंसिल कर दिया, ये जगह हो गई टी के लिए कैंसिल। अब टी अगर यहां नहीं होगा तो भाई मेरे टी इस जगह पे कंफर्म हो गया, ठीक। बचा कौन इनमें से, क्यू बच रहा है, तो क्यू यहां पर आ जाएगा। ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ में क्या लिखा हुआ है, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ए सी का पड़ोसी नहीं है, तो मेरे भाई ए एक तो यहां पे बन सकता है, एक इस जगह पे बन सकता है, दोनों ही जगह मिल रही। लेकिन आगे अब एक बार इंफॉर्मेशन जितनी भी दी हुई उसको फिर से पढ़ लेते। वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, हमने बना लिया, एस के राइट में थर्ड, एस फेसेस बी, एस किसको फेस कर रहा है, वी को फेस कर रहा है, बी को फेस कर रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है, एक इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट थी, एफ डज नॉट सिट, और ये हमने हाईलाइट भी कराया था, ठीक है। अब ए देखो यहां पे ए और एफ में प्रॉब्लम है, ए को यहां पे रखे तो भी वो सी का पड़ोसी नहीं, यहां पे रखे तो भी सी का पड़ोसी नहीं। अगर ए यहां पे रखे तो एफ इस जगह पे आएगा जो कि एक्सट्रीम एंड पे हो जाएगा, जबकि बोला गया एफ एक्सट्रीम एंड पर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ को हमें यहां रखना पड़ेगा, और एफ को यहां रखेंगे तो ए को कहां रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे। ये आपका कंप्लीट सेटिंग बन गया। बात आई समझ में? तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, डेटा को एक जगह गैदर करिए। जैसे हमने क्या किया, यहां पे ये जो डेटा दिए गए थे इनको एक जगह पे कलेक्ट किया और फिर डेटा को सभी कंडीशन के हिसाब से पैच करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का मकसद ये नहीं कि क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करा लें, मकसद ये है कि आप ये जान पाए कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करनी थी। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।